बैठक हुई जिसमें मौजूदा विधानसभा को भंग कर अगली यानी कि 18वीं विधानसभा के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। कैबिनेट की बैठक में विधानसभा को भंग करने का प्रस्ताव पर मुहर के बाद सीएम नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलने राजभवन पहुंचे, जहां उन्होंने 19 नवंबर को विधानसभा भंग करने का पत्र सौंपा। 20 नवंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो ये पूरा शेड्यूल आप तक हम पहुंचा रहे हैं कि अब तक क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ होना है। तो देखिए 17 नवंबर यानी कि आज की तारीख 11:30 सुबह नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक हुई। 11:35 पर विधानसभा भंग करने का प्रस्ताव कैबिनेट से पास हुआ और 11:45 का जब वक्त था तब राज्यपाल से मिलने के लिए सीएम नीतीश कुमार पहुंचे और विधानसभा भंग करने का पत्र सौंपा। तो देखिए नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक में मौजूदा विधानसभा भंग करने के साथ ही और किन किन प्रस्तावों पर चर्चा हुई, इस पर मंत्री विजय चौधरी ने जानकारी दी। 11:30 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। उसमें यह निर्णय लिया गया जो चूंकि नए चुनाव हो चुके हैं, मैंने विधानसभा का आम चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है और नए विधायक चुन लिए गए हैं। इसलिए आज मंत्रिपरिषद में यह निर्णय हुआ कि जो वर्तमान विधानसभा है वह 19 तारीख के प्रभाव से वर्तमान विधानसभा को विघटित करने की अनुशंसा कैबिनेट ने की है, जो मुख्यमंत्री जी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के द्वारा अभी महामहिम को दे दिया गया है कि 19 तारीख के प्रभाव से वर्तमान विधानसभा का विघटन किया जाए। ये पहला प्रस्ताव था। दूसरा प्रस्ताव था कि पूरे कार्यकाल में, वर्तमान सरकार के पूरे कार्यकाल में बिहार के सभी पदाधिकारियों और कर्मियों ने जो सकारात्मक सहयोग दिया है, सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक पालन किया है, लागू किया है, इसके लिए मुख्य सचिव के साथ बिहार के तमाम पदाधिकारियों और कर्मियों की सेवा की सराहना की गई है। और तीसरा प्रस्ताव कि जो अभी तत्काल तुरंत जो संपन्न हुआ है आम चुनाव, उसमें एनडीए को नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो इतनी भारी सफलता मिली है, जो प्रचंड बहुमत मिला है, इसके लिए मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हुए कि उनके नेतृत्व में आज एनडीए अपने सफलता के चरम पर पहुंचा हुआ है, इसके लिए मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट किया। यही 3 प्रस्ताव हुए हैं और अभी यही समाचार है, इसके आगे कुछ भी नहीं। तो 19 नवंबर को जेडीयू विधायक दल की बैठक है। पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता इसमें मौजूद रहेंगे और विधायक दल का नेता भी चुना जाता है। तो एनडीए के जो घटक दल हैं वो ये औपचारिकताएं पूरी करते हैं, जो अपनी अपनी पार्टी के विधायक दल का नेता चुनते हैं और उसके बाद से सामूहिक तौर पर यानी कि पूरा जो एनडीए होगा वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तौर पर वो मुहर लगाता है। उसके बाद से सरकार गठन की जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी होती है। तो नई कैबिनेट को लेकर के हलचल जो है वो बढ़ गई है। बीजेपी शीर्ष नेतृत्व को जानकारी दी गई और एनडीए के सहयोगी दलों ने जानकारी दी है। मंत्री पद और विभाग को लेकर के अपनी पसंद भी बीजेपी नेतृत्व को बता दिया है। मंत्री पद को लेकर बीजेपी का भरोसा भी है। जीती हुई सीट के हिसाब से हिस्सा मिलेगा, ये चर्चा हो रही है। सहयोगियों की भावना का भी ख्याल रहेगा। जातीय समीकरण भी इस नई कैबिनेट में साधा जाएगा। इसके साथ साथ सामाजिक प्रतिनिधित्व का भी ख्याल इस पूरी कैबिनेट की तस्वीर में होगी। तो देखिए सहयोगियों की भावना का ख्याल रखा जाएगा और देखिए
बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी यहां भी लगातार नेतृत्व कर रही है। जिस तरीके से इससे पहले भी एनडीए के बाकी जो घटक दल थे उनसे बातचीत और एक ब्रिज का काम किया जा रहा था। अमितेश हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। अमितेश, अब चूंकि नई जो कैबिनेट होगी उसका स्वरूप क्या होगा, किस तरीके की हिस्सेदारी एनडीए के घटक दलों का होगा, ये कैसे बीजेपी तक बात पहुंचाई गई है और किस तरीके का ख्याल रखा जाएगा इस नए स्वरूप को लेकर? देखिए, निश्चित रूप से कल जो 3 सहयोगी थे, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, तीनों की मुलाकात हुई थी कल शाम धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े से। तो इस मुलाकात में इन सहयोगियों की तरफ से पूछा गया, उनकी तरफ से अपनी बातें रख दी गई हैं। जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक चिराग पासवान ने डिप्टी सीएम की मांग की है, डिप्टी सीएम पद की, लेकिन इसके अलावा वो प्रोपोर्शनेट उस हिसाब से चाहते हैं, यानी 6 विधायकों के हिसाब से अगर एक मंत्री पद रहे तो उस हिसाब से चिराग पासवान की पार्टी के 19 विधायक जीत करके आए हैं, तो उन्हें 3 मंत्री बनना चाहिए उनकी पार्टी की तरफ से। दूसरी बात है, जहां तक उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का और जीतन राम मांझी की पार्टी का, तो इनकी तरफ से एक मंत्री शपथ ग्रहण करेंगे, ऐसे सूत्र बता रहे हैं। इन्होंने भी अपनी बात रख दी है, अपनी पसंद भी बता दी है बीजेपी के दोनों नेताओं को, धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े को। तो सहयोगियों से राय शुमारी की जा रही है, लेकिन बीजेपी इस बात का पूरा ख्याल रख रही है कि जेडीयू, बीजेपी और साथ में जो बाकी 3 सहयोगी यानी 5 दलों में से अलग अलग क्षेत्र के प्रतिनिधि हों और अलग अलग कास्ट का भी, अलग अलग सामाजिक समीकरण का भी ख्याल हो, इस तरह से आपस में कॉम्बिनेशन बनाया जा रहा है। तो इसको लेकर के तमाम चर्चाएं चल रही हैं और खासतौर से जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक जो टॉप 4 पद होते हैं बीजेपी के, अगर लिहाज से देखा जाए तो अगर 2 डिप्टी सीएम बनते हैं, एक विधानसभा का स्पीकर होता है और एक प्रदेश अध्यक्ष बिहार बीजेपी का जो है, चारों के हिसाब से 4 बड़े पद में भी सामाजिक समीकरण का ख्याल रखा जाएगा। ये बीजेपी के टॉप सोर्सेज हमें बता रहे हैं। तो निश्चित रूप से प्रक्रिया चल रही है और इस प्रक्रिया को लेकर के 1-2 दिन का वक्त है। आज से कल तक सब कुछ निपटा लिया जाएगा, सब पर चर्चा हो जाएगी, मंथन हो जाएगा, मुहर लग जाएगी और उसके बाद 19 तारीख को जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक 19 तारीख को जब विधायक दल की बैठक में नेता का चुनाव होगा, जिसमें ये तय हो जाएगा कि सीएम नीतीश कुमार ही होंगे, तो तय है, लेकिन औपचारिक तौर पर उनका चुनाव होगा। उसके बाद डिप्टी सीएम को लेकर के भी जो पर्दा है उठ जाएगा नाम से और सब कुछ क्लियर हो जाएगा 19 तारीख तक। जी चलिए, शुक्रिया अमितेश इस अपडेट के लिए आपका। बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर तैयारी जोर शोर से चल रही है। पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होना है। 20 नवंबर को नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। ऐसे में समारोह को लेकर तैयारी तेज कर दी गई है। तो पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान नई सरकार के शपथ ग्रहण का साक्षी बनने जा रहा है। शपथ ग्रहण की सारी तैयारियां गांधी मैदान में शुरू हो गई हैं। पटना जिलाधिकारी तमाम अधिकारियों के साथ बैठक कर दिशा निर्देश देते नजर आए। उन्होंने कहा कि मंत्रालय की तरफ से ही इसकी सूचना दी जाएगी, लेकिन अपनी तरफ से हम लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है। तो ये आपको पटना के गांधी मैदान की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए डीएम की मौजूदगी है, अपने अधिकारियों के साथ उनकी मौजूदगी है और लगातार दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा है कि बाकी जो आधिकारिक जानकारी है वो अब पूरी नहीं दे सकते हैं, लेकिन तैयारियों में वो जुटे हुए हैं। तो 20 नवंबर को गांधी मैदान में भव्य शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी तेज हो गई है। ऐसे में यह भी जानना जरूरी है कि छप्पड़ फाड़ जनादेश के बाद नए मंत्रिमंडल में किस दल का कितना दम दिखेगा। तो सबसे बड़ी पार्टी जो बनकर उभरी इस बार बीजेपी से 15 से 16 मंत्री हो सकते हैं, जो आप डेटा देख भी रहे हैं, जबकि जेडीयू से 14 प्लस मंत्री बन सकते हैं। नई कैबिनेट में बाकी सहयोगी दलों को भी साधने की तैयारी है, जिसमें चिराग पासवान की पार्टी है और चिराग पासवान की पार्टी से 3 मंत्री हो सकते हैं, जबकि हम और आरएलएम से एक मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो देखिए, मंत्रियों की संख्या का फॉर्मूला भी समझिए। तो मंत्रियों की संख्या का यह फॉर्मूला 6 विधायक पर 1 मंत्री के हिसाब से तय किया गया है। अब देखिए, बिहार में एनडीए को मिली प्रचंड जीत के बाद से पूरे प्रदेश में जश्न का माहौल है। समर्थक अपने अपने नेता का स्वागत कर रहे हैं, तो वहीं नेता भी जीत का श्रेय जनता को देने में पीछे नहीं हट रहे हैं। जीत के बाद एनडीए के नेताओं ने प्रचंड जनादेश के लिए बिहार की जनता का धन्यवाद दिया है। तो देखिए, एक तरफ सरकार गठन को लेकर के जो कवायदे हैं वो तेज हो चली है। जनता में भी अब उत्साह है, क्योंकि अब नई सरकार आएगी और जो सपने देखे हैं
जनता ने उसे पूरा भी करना है इन 5 सालों में। और देखिए इधर अगर हम बात करें तो तेजस्वी यादव ने इस बीच समीक्षा बैठक बुलाई। आरजेडी के खराब रिजल्ट की समीक्षा की जानी है तो तेजस्वी ने अपने आवास पर एक बैठक बुलाई है। पार्टी के सभी विधायकों को बुलाया गया है, आरजेडी के उम्मीदवारों को भी यहां बुलाया गया है। पार्टी के पदाधिकारी और नेता इसमें शामिल होंगे। संगठन की स्थिति, रणनीति पर चर्चा की जाएगी। तेजस्वी आवास पर नेताओं का पहुंचना भी अब शुरू हो चुका है तो तेजस्वी आवास पर हलचलें बढ़ गई हैं। जाहिर सी बात है कि इस बार खराब प्रदर्शन किया है। आरजेडी ने सिर्फ 25 सीटें उनके खाते में आई और ऐसे में जो उम्मीदवार इस बार बनाए गए थे उन सारे उम्मीदवारों को भी बुलाया गया है। समीक्षा की जाएगी रिजल्ट की और अब वहां हलचलें बढ़नी शुरू भी हो गई है। तो विधानसभा चुनाव में आरजेडी की करारी हार के बाद पार्टी से लेकर परिवार में हाहाकार मचा है। इस बीच तेजस्वी यादव आज समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं जिसमें हार के कारणों पर चर्चा होगी और इस हालात से पार्टी को निकालने और आगे की रणनीति पर भी बातचीत होगी। तो देखिए अगर हम बात करें तो 15 साल बाद आरजेडी का यह सबसे खराब प्रदर्शन देखने को मिला है। 143 सीट पर इस बार आरजेडी ने चुनाव लड़ा और सिर्फ 25 सीट ही आरजेडी जीत पाया। दूसरी तरफ 2020 की अगर बात करें तो 57 सीट आरजेडी के हाथ से इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में फिसल गई। 2020 की सिर्फ 16 सीट पर ही दोबारा आरजेडी की जीत हो पाई। आरजेडी की सबसे ज्यादा 31 सीटें इस बार जेडीयू के खाते में गई। वहीं 10-10 सीट जो है बीजेपी, एलजेपी, आरवी ने आरजेडी से छीन लिए। आरजेडी का स्ट्राइक रेट 17.5% इस बार रहा और आरजेडी का वोट प्रतिशत की अगर बात करें तो इस मामले में सबसे ज्यादा 23% रहा और आरजेडी का वोट प्रतिशत लेकिन सीट में वो तब्दील नहीं हो पाई। सीमांचल की बात करें तो सीमांचल में भी आरजेडी का जो एमवाई समीकरण माना जाता है वो ध्वस्त दिखा। सीमांचल में 9 सीट पर लड़ा आरजेडी और सिर्फ 1 पर ही जीत दर्ज हो पाई। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। और देखिए लालू परिवार में चल रही कलह के बीच लालू प्रसाद की बेटियां रागिनी यादव, चंदा यादव और राज लक्ष्मी यादव अपने परिवार के साथ कल देर रात बड़ी बहन मीसा भारती के आवास पर पहुंची। रोहिणी आचार्य पहले ही पटना से दिल्ली, फिर दिल्ली से मुंबई जा चुकी हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं अलग अलग बेटियों की। लालू प्रसाद यादव की 15 नवंबर पटना की तस्वीर है जहां रोहिणी ने पटना छोड़ दिया। 16 नवंबर की तारीख आती है जहां 3 और बेटी पटना छोड़ देती हैं और वो अपने घर को चली जाती है। 16 नवंबर दिल्ली एयरपोर्ट की तस्वीर जहां रागिनी, चंदा, राज लक्ष्मी एक साथ दिखाई पड़ रही हैं। तो बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने लालू परिवार में मचे बवाल पर दुख जताया है। साथ ही कहा कि लालू प्रसाद को इन सारे विवादों को शांत करने के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए। अगर वे भी किसी वजह से लाचार हैं तो ये गंभीर बात है। रोहिणी आचार्य एक बेटी है, एक महिला है, एक माँ है और अगर उस परिवार में उसका सम्मान नहीं है तो लालू जी और राबड़ी जी जरूर इस बात पर संज्ञान लेंगे, ध्यान देंगे कि उस परिवार में बेटी को जो अपमानित करने का काम कोई तीसरा आदमी करे। हमें नहीं लगता है लालू जी इसको सहन करेंगे। तेजस्वी यादव जी का परिचय ही लालू जी का बेटा कुरेक में है। अगर लालू जी असहाय हो जाएंगे तो उस दिन उससे बड़ा दिन कोई खराब इस परिवार के लिए नहीं होगा। इधर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने रोहिणी प्रकरण को लेकर तेजस्वी यादव और उनके सहयोगी पर निशाना साधा। साथ ही कहा कि इन लोगों ने लालू प्रसाद और राबड़ी देवी तक को इतना लाचार कर दिया है कि वे कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में इस बेटी का आंसू ही तेजस्वी के लिए अभिशाप बनेगा। लालू जी, राबड़ी जी लाचार हो गई हैं। कौन है ये रमीत? सवाल इस बात का है, हिस्ट्री सीटर है। कैसे लालू जी के घर में वो रह रहा है? ये गुनाहगार कौन है ये, जिस पर 10 या 11 आपराधिक मामले हों, जो जेल की यात्रा करके आया हो? वह राष्ट्रीय जनता दल का चुनावी प्रबंधक है। लेकिन बेटी के आंख का आंसू और उसके निकले हुए मुख से शब्द, तेजस्वी जी बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन यह आपके लिए राजनीति में श्राप बन जाएगा। और देखिए रोहिणी आचार्य को लेकर विजय सिन्हा ने भी तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तेजस्वी सामने आकर सफाई दे
ये सनातन का अपमान है। जहां बेटियों की आंख से आंसू निकलते हैं वहां सुख और शांति नहीं रहती, उसका नाश और बर्बादी निश्चित है। वहीं लालू यादव की चुप्पी पर भी विजय सिन्हा ने जोरदार हमला बोला। का अपमान है, बेटी, बहन और माँ, ये हमारे सनातन संस्कृति का सम्मान है। और अगर जो इस पे आंसू निकलते हैं तो वहाँ शांति और सुख नहीं रहता है, उसका नाश और बर्बादी निश्चित है। श्रीमान लालू प्रसाद यादव जिंदा लाश हैं। जिस घर में एक बाप की बेटी का अपमान हो, जिस बाप के बेटे को निकाल दे और जिस व्यक्ति के जो शरीर बीमार हो उसको राजनीति में जबरदस्ती घसीटा जाए। लालू फैमिली में बेटियों को लेकर चल रहे कलेश पर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने पहले ही कह दिया था कि चुनाव के बाद लालू परिवार ही बिखर जाएगा। परिवारवाद का अब लोकतंत्र में खत्म होने का समय आ गया है। लालू जी का परिवार ही बिखर जाएगा। और जब कोई पार्टी परिवार की पार्टी हो जाती है, परिवारवाद को अब लोकतंत्र में खत्म होने का समय आ गया है। लालू फैमिली में मचे घमासान के बीच जेडीयू की नवनिर्वाचित विधायक शालिनी ने कहा है कि परिवार किसी का नहीं टूटना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने नसीहत देते हुए कहा कि पहले अपने परिवार को संभालें, फिर बिहार को संभालने की बात करेंगे। का मामला है, मैं तो ये कहूंगी कि किसी परिवार को इस तरह से नहीं टूटना चाहिए। सब लोग एकत्रित रहें, यही मैं चाहूंगी। और दूसरी बात है कि मैं एक सलाह दूंगी कि पहले अपने परिवार को संभालें, फिर बिहार को संभालने की बात करेंगे। सिर्फ लालू यादव जी के बेटा होने के नाते आप बिहार को संभालने का सपना देखते हैं, फिर ये बिखरता है, पार्टी बिखरती है, सीट इतना कम आता है, फिर परिवार बिखरता है। रोहिणी यादव को लेकर जीतन राम मांझी ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि रोहिणी और उनकी बहन के साथ जो कुछ हुआ वो दुखद है। बहनों को खास प्रेम दिया जाता है, लेकिन तेजस्वी ने जो किया वो जांच का विषय है। सबसे पहले अपने भाई को, बड़े भाई को घर से निकलवाया और फिर अब बहन लोगों को निकलवाया। उस बहन को जिसने किडनी तक दे दिया और उस बहन को कहता है गंदा किडनी दे दिया, पैसा ले लिया। ये शर्मनाक बात है। इस चीज़ को तो हम समझते हैं कि बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और हम तो व्यक्तिगत रूप में कहते हैं कि हम इस प्रकरण से बहुत दुखी हैं और बहुत संवेदना हम व्यक्त करते हैं रोहिणी आचार्य के प्रति। जेडीयू की नवनिर्वाचित विधायक कोमल सिंह ने भी लालू परिवार में उठे तूफान पर दुख जताया है और कहा कि बेटियों को बेटे के बराबर ही सम्मान मिलना चाहिए। हम भी एक बेटी हैं। जब हम गाय घाट में चुनाव लड़ रहे थे तो विपक्षी के द्वारा, विरोधियों के द्वारा मुझ पे भी बहुत सारा बेटी होने की वजह से कमेंट किया जा रहा था। लेकिन उनको यही मैसेज देना चाहेंगे, बेटा हो या बेटी हो, बेटी को भी सम्मान मिलना चाहिए और जनता बेटा हो या बेटी हो दोनों को सम्मान करती। और देखिए खबर पटना से, जहां बेहटा स्थित ईएसआईसी अस्पताल में इंटर्न डॉक्टरों ने 6 महीने से लंबित स्टाइपेंड वेतन की मांग को लेकर हड़ताल शुरू कर दी है, जिससे अस्पताल की ओपीडी सेवाएं ठप रही और मरीजों को भारी परेशानी हुई। डॉक्टरों का कहना है कि बार बार गुहार के बावजूद वेतन जारी नहीं किया गया। उन्होंने साफ कहा कि वेतन मिलने तक ओपीडी बंद रहेगी। 25-26 साल की उम्र में भी पेरेंट्स पे डिपेंड रहना क्या ये सही है? हम यहाँ 12-12 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं, कभी 24 घंटा की ड्यूटी कर रहे हैं। यहाँ पे कई सारे डॉक्टर्स हैं जो रात भर की ड्यूटी करके फिर भी ये स्ट्राइक में यहाँ खड़े हैं। क्यों? क्योंकि इतना काम करने के बाद भी क्या हमें स्टाइपेंड मिलना हमारा हक नहीं है? हमें 5 महीने से बस यही बोला जा रहा है कि अगले 10 दिन बाद। सर सिंपल एक वजह है कि हमारी जो मेहनत हम कर रहे हैं सर, हर तरीके से हम अपने पेशेंट्स के लिए खड़े हैं यहाँ पे। हम जानबूझ के नहीं करना चाहते हैं, बस हमें मजबूर किया गया है। हर तरीके से हमें बहलाया गया है, फुसलाया गया है और तारीफ दी गई है कि आप इंसान करो सर 5 मिनट। और देखिए इस बीच सीएम नीतीश और राज्यपाल की मुलाकात की तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। न्यूज 18 पर मुलाकात की एक्सक्लूसिव तस्वीर सामने आई है। तो आज राजभवन नीतीश कुमार पहुंचे थे और इस मौजूदा विधानसभा को भंग करने का जो प्रस्ताव पास हुआ नीतीश कैबिनेट से, उस प्रस्ताव को राज्यपाल के समक्ष रखा गया है। 19 तारीख को मौजूदा विधानसभा जो है
वो भंग की जानी है। और इस बीच ये तस्वीर देखिए जहां पर राज्यपाल और इसके साथ साथ देखिए सम्राट चौधरी यहां पर मौजूद हैं, नीतीश कुमार हैं, विजय चौधरी की मौजूदगी है और जो पत्र है वो नीतीश कुमार की तरफ से सौंपा गया है इस विधानसभा को भंग करने के लिए। और 19 नवंबर के प्रभाव से इस विधानसभा को, मौजूदा विधानसभा को भंग कर दिया जाएगा और इसके बाद से नई सरकार के गठन को लेकर के जो औपचारिकताएं हैं, जो प्रक्रियाएं हैं वो पूरी की जा रही है। तो 20 नवंबर की वो तारीख बताई जा रही है जब नई सरकार का शपथ ग्रहण होना है। लेकिन इससे पहले की ये तस्वीर, तो चुनाव में जीत के बाद नवनिर्वाचित बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर ने अपने एक्स अकाउंट पर एक तमिल गाना शेयर किया है। उन्होंने लिखा कि गला पूरी तरह ठीक न होने के बावजूद उनका 5 साल पुराना तमिल कवर सोशल मीडिया पर फिर से वायरल हो रहा है, इसलिए उन्होंने कुछ पंक्तियां फिर से गाई हैं। நான் காத்து நின்றேன் காலங்கள் தோறும் என் ஏகம் தீருமா நான் பார்த்து நின்றேன் பொன்வானம் எங்கும் என் மின்னல் தோன்றுமா தண்ணீராய் மேகம் தோறும் கண்ணீர் சேரும் கருக்கண்டாய் மாறுமா ஹராரி ராரோ 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 ஹராரி ராரோ ஹராரி ராரோ 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 ஹராரி ராரோ ஹராரி ராரோ 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 ஹராரி ராரோ ஹராரி ராரோ 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 ஹராரி ராரோ। बता दें कि ये गीत गायक सिड श्रीराम की आवाज में है, संगीत एमडी इम्मान और लेखन थमराई का है। तो वहीं तमिलनाडु बीजेपी के नेता के अन्नामलाई ने मैथिली ठाकुर की तारीफ करते हुए कहा कि वह संगीत के जरिए सीमाओं को तोड़ने की क्षमता रखती हैं और उनकी तमिल डिक्शन बेहतरीन है। उन्होंने 25 साल की आयु में बिहार की सबसे युवा विधायक बनने पर उन्हें बधाई दी और उम्मीद जताई कि उनकी सेवा भी उनकी संगीत की तरह लोगों को प्रेरित करेगी। நான் பார்த்து நின்றேன் பொன்வானம் எங்கும் என் மின்னல் தோன்றுமா தண்ணீராய் மேகம்। और चलिए न्यूज़